राजमहल के विशाल सभा कक्ष में हलचल मची हुई है। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे हैं। दरबार में मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों की भीड़ लगी है। हमारे पूर्वजों की सबसे कीमती निशानी सोने का मुकुट चोरी हो गया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह असंभव है। महाराज, हमने पूरे महल की तलाशी ली, हर कोना छान मारा, लेकिन मुकुट का कोई सुराग नहीं मिला। सैनिक घबराए हुए खड़े हैं। दरबार में हलचल बढ़ जाती है। पूरे राज्य में घोषणा कर दो, जो भी चोर को पकड़वाएगा या मुकुट का पता बताएगा, उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। नगर में हलचल मची है। लोग एक स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं। एक ढोल बजाने वाला मुनादी कर रहा है। पंडुक और टुंडुक भीड़ में खड़े हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। पंडुक के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वह टुंडुक की ओर मुड़ता है। लो भाई, अब इस नंदू से बदला लेने का मौका आ गया। और बड़े भैया, हम नंदू से बदला कैसे लेंगे? अरे, तुम्हें याद नहीं? वह मक्कार हर चीज को पहले ही भांप लेता है। अब हम उसे बना देंगे दिव्यदर्शी, एक ऐसा इंसान जिसे हर घटना पहले से ही पता चल जाती हो। लेकिन भैया, क्या यह सही होगा? अरे भाई, लेकिन छोड़ो और इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। पंडुक टुंडुक के कान में कुछ फुसफुसाता है। टुंडुक धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, मानो योजना समझ में आ गई हो। दोनों चुपके से दरबार जीन की योजना बनाते हैं। राज दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्रीगण और सैनिक आसपास खड़े हैं। तभी पंडुक दरबार में प्रवेश करता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। महाराज, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात रखने आया हूँ। कहो पंडुक, क्या बात है? महाराज, वह और कोई नहीं बल्कि नंदू है। वह खुद को दिव्यदर्शी कहता है। उसका कहना है कि उसे हर चीज का पहले ही आभास हो जाता है। अच्छा, सच में? कौन है वह व्यक्ति? यह तो बड़ी रोचक बात है। तो फिर वह अभी तक मेरा मुकुट क्यों नहीं लेकर आया? महाराज, यही तो समस्या है। नंदू कह रहा था कि वह आपका मुकुट ढूंढ सकता है, परंतु वह उसे ढूंढेगा नहीं, क्योंकि वह आपसे ईर्ष्या करता है। राजा के चेहरे पर क्रोध और आश्चर्य मिश्रित भाव प्रकट होते हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अगर नंदू सच में दिव्यदर्शी है तो उसे अभी दरबार में बुलाया जाए। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि वह सच में भविष्य देख सकता है या नहीं। सैनिक नंदू को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडुक और टुंडुक मन ही मन मुस्कुराते हैं। उनकी चाल अब सफल होती दिख रही है। कुछ समय बाद सैनिक बेचारे नंदू को पकड़कर दरबार में घसीटते हुए लाते हैं। दरबार में सख्त माहौल है। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नंदू को सैनिकों द्वारा दरबार में लाया जाता है। पंडुक और टुंडुक कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। नंदू, सुना है कि तुम दिव्यदर्शी हो। तुम्हें हर चीज का पहले ही आभास हो जाता है। महाराज, यह सब झूठ है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। महाराज, देखिए, वह डरकर अपनी बात से मुकर रहा है, पर मैं खुद इसके मुंह से सुन चुका हूँ कि यह आपका मुकुट ढूंढ सकता है। दरबार में हलचल मच जाती है। सभी दरबारी फुसफुसाने लगते हैं। राजा अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हैं। अगर तुम सच में दिव्यदर्शी हो तो मेरा मुकुट ढूंढ कर लाओ। महाराज, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अगर तुमने मुकुट नहीं ढूंढा तो कल सुबह तुम्हें पहाड़ के पीछे वाली खाई में फेंक दिया जाएगा। नंदू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पंडुक और टुंडुक अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुमने मेरा मुकुट ढूंढ लिया तो तुम्हें इनाम में 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। नंदू के माथे पर पसीना छलक आता है। वह सोच में पड़ जाता है, अगर मुकुट ना मिला तो जान चली जाएगी, और अगर किसी तरह मिल गया तो अमीर बन सकता है। लेकिन मुकुट है कहाँ? नंदू कुछ देर सोचता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। महाराज, मुझे एक दिन का समय दें। कृपया मेरे लिए बाहर बागीचे में एक तंबू लगवा दें, ताकि मैं रात में अपने जादुई मंत्र जाप से आपके मुकुट का पता लगा सकूं। ठीक है नंदू, तुम्हें एक रात का समय दिया जाता है।
लेकिन याद रखना, अगर सुबह तक मुकुट का पता नहीं चला तो तुम्हें खाई में फेंक दिया जाएगा। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, बागीचे में नंदू के लिए एक तंबू लगवाया जाए। उसे वहां रात भर मंत्र जाप करने दिया जाए। सैनिक सिर झुकाकर आदेश का पालन करने निकल जाते हैं। पंडुक और टुंडुक एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब थोड़ा बेचैन हो गए हैं। आखिर नंदू क्या करने वाला है? कुछ ही देर में रात हो जाती है। नंदू तंबू में बैठा परेशान हो रहा है। वह बचने का कोई तरीका ढूंढ रहा है। अंत में वह हिम्मत करके तंबू से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह तेजी से दौड़ता है, अचानक किसी से टकरा जाता है। सामने एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है, कांपते हुए डर से सहमा हुआ। वह घबराकर पीछे हटता है। मुझे माफ कर दो। मैंने मजबूरी में राजा का मुकुट चुराया था। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बिना कोई सवाल किए मुकुट मुझे दे दो, वरना मैं अभी जाकर तुम्हें राजा के हवाले कर दूंगा। नंदू चौंक जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि यही असली मुकुट चोर है। उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आती है। वह गंभीरता से चोर की ओर देखता है। चोर के चेहरे पर डर और घबराहट बढ़ जाती है। वह इधर उधर देखता है, फिर थरथराते हाथों से अपने थैले से राजा का मुकुट निकालकर नंदू को दे देता है। नंदू के चेहरे पर राहत और खुशी झलकती है। वह मुकुट लेकर जल्दी से तंबू में लौट आता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ है। राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठे हैं। तभी नंदू हाथ में चमचमाता हुआ मुकुट लेकर दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, यह रहा आपका खोया हुआ मुकुट। राजा के चेहरे पर खुशी और विस्मय के भाव आते हैं। वह उठकर मुकुट लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। नंदू, तुमने सच में अपना दिव्य ज्ञान साबित कर दिया। यह तो वही मुकुट है। मैं तुम्हारी चतुराई और प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हूं। जैसा वादा किया था, तुम्हें इनाम में 10,000 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। दरबार तालियों और जयघोष से गूंज उठता है। पंडुक और टुंडुक के चेहरे उतर जाते हैं। उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। नंदू मुस्कुराता है और सम्मानपूर्वक राजा को प्रणाम करता है। नंदू अब बहुत अमीर हो चुका है। उसके पास खुद का एक बड़ा मकान है, नौकर चाकर हैं और पूरा नगर उसकी चतुराई की प्रशंसा करता है। कुछ साल बिताते हैं इधर। राजा वीरभद्र का प्रिय घोड़ा चोरी हो जाता है। पूरा राज्य इस घटना से हिल जाता है। राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे हैं। मंत्रियों और सैनिकों की भीड़ उनके सामने खड़ी है। राजा गुस्से में मंत्रियों से सवाल करते हैं। मंत्री, क्या हुआ? मेरे घोड़े की कोई खबर नहीं मिली। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? मंत्रियों के बीच सन्नाटा छा जाता है। सभी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। तभी प्रधानमंत्री हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। महाराज, क्षमा करें, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। कहो मंत्री। महाराज, कुछ साल पहले नंदू ने आपकी सहायता की थी और आपका मुकुट ढूंढ निकाला था। क्यों ना हम उसे एक बार फिर बुलाएं? शायद वह इस समस्या का हल निकाल सके। ठीक है, सैनिकों, जाओ और नंदू को तुरंत दरबार में बुलाओ। सैनिक सिर झुकाकर आदेश मानते हैं और नंदू को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। नंदू महल में प्रवेश करता है। राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठे हैं। नंदू, कुछ साल पहले तुमने मेरा मुकुट ढूंढा था। अब मेरा सबसे प्रिय घोड़ा चोरी हो गया है। अगर तुमने इसे ढूंढ निकाला तो तुम्हें 2 गुना इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। नंदू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर वह अपनी पुरानी चाल दोहराने का फैसला करता है। वह कुछ पल सोचता है और फिर आत्मविश्वास से बोलता है। महाराज, अगर मुझे यह कार्य सौंपा जा रहा है तो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। पितृपैन, ऐसा मेरे लिए महल के बागीचे में एक तंबू लगवा दिया जाए ताकि मैं रात में मंत्र जाप करके घोड़े का पता लगा सकूं। ठीक है सैनिकों, बागीचे में नंदू के लिए तंबू लगवाया जाए। चांदनी रात है। तंबू के अंदर नंदू बेचैनी से बैठा है। वह जानता है कि इस बार मामला बहुत गंभीर है। अगर वह असफल हुआ तो उसकी जान चली जाएगी।
वह चुपचाप तंबू के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है और धीरे धीरे महल से भागने लगता है। कोई उसे नहीं देख पाता। नंदू महल से दूर जंगल की ओर भागता है। काफी देर भागने के बाद वह थक जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह लंबी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, आज की रात यहीं बिता लेता हूँ, सुबह देखेंगे क्या करना है। वह पेड़ के नीचे लेट जाता है। चारों ओर सन्नाटा है, बस जंगल की आवाजें गूंज रही हैं। नंदू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा जंगल के रास्ते पर आता है। उसकी पीठ पर एक खतरनाक दिखने वाला डाकू सवार है। डाकू इधर उधर देखता है, फिर थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है और कुछ ही देर में जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। घोड़ा पास की घास खाने लगता है। अचानक नंदू की नींद टूटती है। वह धीरे से आंखें खोलता है और एक घोड़े की आकृति देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह फुसफुसाता है, अरे यह तो महाराज का घोड़ा है। वह कुछ पल के लिए सोचता है, फिर धीरे से खड़ा होता है और दबे पांव घोड़े की ओर बढ़ता है। डाकू अब भी खर्राटे मार रहा है। नंदू चुपके से घोड़े की लगाम पकड़ता है और उसे धीरे धीरे लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है। दरबार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। राजा वीरभद्र सिंहासन पर बैठे हैं और पूरे राज्य में चर्चा हो रही है कि क्या नंदू इस बार भी सफल हुआ या नहीं। और नंदू गर्व से राजा का घोड़ा लेकर अंदर प्रवेश करता है। राजा घोड़े को देखकर चकित रह जाते हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अरे वाह, मेरा प्रिय घोड़ा नंदू, तुमने फिर से कमाल कर दिया। नंदू, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस के लिए मैं तुम्हें एक और बड़ा इनाम देता हूं। तुम्हें सोने से भरी एक थैली और इस राज्य में एक बड़ी जमीन दी जाती है। नंदू झुककर राजा को प्रणाम करता है। दरबार में सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। वह मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी चालाकी ने फिर से उसकी जान बचा ली। नंदू राजा के सामने खड़ा है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। राजा वीरभद्र अब भी अपने घोड़े के वापस मिलने की खुशी में है, लेकिन नंदू जानता है कि वह हमेशा इस तरह अपनी जान नहीं बचा सकता। इसलिए वह आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। वह दुखी चेहरा बनाकर राजा से बोलता है, महाराज, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात किसी ने मेरी जादुई माला चुरा ली। वही माला जिससे मैं मंत्र जाप करके आपकी चीजें ढूंढ पाता था। अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। अब मैं और कोई करिश्मा नहीं कर पाऊंगा। अरे नंदू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और अब मेरी वजह से तुम्हारी जादुई माला भी चली गई। यह तो बहुत अन्याय की बात होगी। मैं तुम्हें और भी बड़ा इनाम देता हूं ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने जीवन का आनंद लो नंदू। तुम्हारी चतुराई और निष्ठा की वजह से ही मेरी चीजें वापस मिली। यह राज्य हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। राजा अपने खजांची को इशारा करते हैं। खजांची सोने की कई थैलियां और एक बड़ा भूखंड देने की घोषणा करता है। नंदू सिर झुकाकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि अब उसे भविष्य में किसी भी संकट से बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदू की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई और हाजिर जवाबी भी बहुत जरूरी होती है। हालांकि ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता ही सबसे टिकाऊ होती है, क्योंकि हमेशा चालाकी से बचना संभव नहीं होता।